नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद अब हम आते हैं नेशनल फिश वर्कर्स फोरम आंदोलन। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, फिश वर्कर अर्थात मछली के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, और ये राष्ट्रीय फोरम है। जैसे कंज्यूमर फोरम भी राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंततः उभरा, उसी प्रकार मछली पालन, मत्स्योद्योग का मछुआरे, इनका भी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच बनता है। थोड़ा अब हम इनके बारे में जानें। इस मंच के निर्माण की प्रक्रिया में जाने से पहले हम ये जान लें कि भारत में मछुआरों की संख्या विश्व में सर्वाधिक लोगों की संख्या में दूसरे नंबर पर है। भारत में मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत के जो मछुआरे हैं उनका विश्व में दूसरा स्थान है। अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटीय इलाकों में हम देखेंगे देशी मछुआरे हजारों की संख्या में समुदायों के साथ नावों में बैठकर मछली वाहन के पेशे में लगे हुए हैं। दोनों पूर्वी तट और पश्चिमी तट में, चाहे वो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो, चाहे वो अरब सागर का क्षेत्र हो, और लाखों परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। जीवन यापन का उनका ये जरिया ही है। अब समस्या कहाँ शुरू होती है? मत्स्योद्योग, मछली मारने के काम को सरकार काफ़ी कुछ उसका मशीनीकरण कर देती है, मशीनों का आयात कर लेती है। और जब मशीनों का आयात होता है और मशीन से जब मछलियों का आखेट होता है, मशीन से जब मछलियों का शिकार होता है, तो ये मछुआरे कहाँ जाएंगे? उनकी जीविका पर चोट पहुँचती है। सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मछली के दोहन के लिए बॉटम ट्राउलिंग जैसी प्रणाली लागू की। बॉटम ट्राउलिंग एक नवीन तकनीक है, एक नवीन प्रौद्योगिकी है, जिसके आधार पर कम समय में ज़्यादा मछलियों का शिकार कर सकते हैं, कम श्रम में ज़्यादा मछलियों का शिकार हो सकता है। इसे कहते हैं बॉटम ट्राउलिंग। ये बॉटम ट्राउलिंग की अनुमति सरकार देती है कुछ लोगों के दबाव में, कुछ तत्वों के, स्वार्थी तत्वों के दबाव में, आधुनिकीकरण के नाम पर, ज़्यादा निर्यात के नाम पर। परिणाम क्या होता है कि मछुआरों के जीवन और आजीविका दोनों पर गहरा संकट आ जाता है। बॉटम ट्राउलिंग की अनुमति दिए जाने से मछुआरों के जीवन को बड़ा खतरा हुआ। पूरे 1970 के दौरान दशक और 1980 के दशक के दौरान मछुआरे इसके विरोध में स्थानीय स्तर पर खड़े होते हैं, स्थानीय स्तर पर आवाज़ उठाते हैं और राज्य सरकारों से लगातार लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये उनके जीविका का मसला था, उनकी कमाई का जरिया था। और बॉटम ट्राउलिंग के जरिए अब केवल धनाढ्य वर्ग के लोग ही, जिनके पास पैसा था, जो ऐसी आधुनिक मशीनें खरीद सकते थे, जो इतने बड़े स्तर पर पैसा लगा सकते थे, अब उनके लिए ही संभव था मत्स्य उद्योग में जाना। और मछुआरे बेचारे सड़क पे आ गए। इसीलिए, और सड़क पे आने के पीछे कारण था राज्य सरकार द्वारा या सरकार द्वारा अनुमति दिया जाना। तो ये मछुआरे सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के खिलाफ संगठित होते हैं, विरोध करते हैं, सड़कों पर आते हैं और सरकार से लड़ते रहते हैं। पूरे 2 दशक ये लड़ाई चलती है। और चूंकि मत्स्य आखेट या मछली का शिकार राज्य सूची का विषय है, इसलिए मछुआरे ज़्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर ही लामबंद होते हैं। छोटे स्तर पर ही वे आंदोलन करते हैं। कारण वही कि मछली का मामला जो है वो राज्य के दायरे में आता है। सन 80 के दशक पे
बीच काल में सन 85-88 में जब आर्थिक उदारीकरण की नीति शुरू होती है, राजीव गांधी के काल के बाद जब थोड़ा सा उदारीकरण शुरू होता है, तो बाध्य होकर मछुआरों के स्थानीय संगठन एक राष्ट्रीय मंच बनाते हैं, क्योंकि इस उदारीकरण के कारण उनकी समस्या और बढ़ जाती है। उदारीकरण अर्थात और बड़े बड़े उद्योगों का, और बड़ी बड़ी औद्योगिकी का, और बड़ी बड़ी मशीनों का आना बढ़ता है। तो इसके खिलाफ अब ये लोग एक राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, NFF। केरल के मछुआरे इस प्रक्रिया में एकत्रित होने के, संगठित होने की मुख्य जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा केरल में ही मछुआरों को इस प्रौद्योगिकी ने प्रभावित किया, बॉटम ट्राउलिंग ने प्रभावित किया। केरल के मछुआरे अपने सब हम पेशा लोगों को लामबंद करते हैं। इसके अंतर्गत दूसरे राज्यों की हम पेशा महिलाओं के साथ भी लामबंद होते हैं, और नेशनल फिश वर्कर्स फोरम सन 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ता है और उसमें सफल होता है। लेकिन तब तक बहुत वर्ष बीत जाते हैं। 1997 में केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई और उसमें उसकी विजय होती है। इस विजय से ये फोरम के लोग, सदस्य और उत्साहित होते हैं, अपनी लड़ाई को और ऊंचे दर्जे तक ले जाते हैं, और इस क्रम में उनके कामकाज ने एक बड़ा ठोस रूप भी ले लिया। ये लड़ाई अब सरकार की एक खास नीति के खिलाफ थी। केंद्र सरकार की इस नीति के अंतर्गत व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाज़त दी गई थी। इस नीति के कारण अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही थीं, उनके लिए दरवाजे खुल गए थे। सन 90 के दशक में ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ NFF द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ी जाती हैं। सार्वजनिक संघर्ष होता है। इस मंच से लोगों के हितों की रक्षा के प्रयास के लिए जो सब कुछ किया जा सकता है वो किया जाता है। जीवन यापन के लिए जो मछली के पेशे से जुड़े थे, वे इस आंदोलन से जुड़कर इसका विस्तार करते हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और जो इसमें निवेश किए रहते हैं वे भी सामने आते हैं। परिणाम क्या होता है? 2002 का वर्ष आता है। वर्ष 2002 जुलाई, NFF द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान, और हड़ताल का आह्वान का मुख्य मुद्दा था कि विदेशी कंपनियों को जो लाइसेंस जारी किया जा रहा है मत्स्य उद्योग के लिए, उसे रद्द किया जाए। कहाँ उनकी मांग शुरू होती है? बॉटम ट्राउलिंग के खिलाफ। और अब वो जाकर और विशाल रूप में उनकी मांग सामने आती है, और वो मांग करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को जो समुद्र की गहराई से बड़ी मात्रा में फिशिंग कर रहे हैं, मछली का शिकार कर रहे हैं, उनके लाइसेंस को रद्द किया जाए, उनके अनुमति को रद्द किया जाए। NFF ने यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए और मछुआरों के जीवन को बचाए रखने के लिए, मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए विश्व भर के जो इस ढंग के संगठन हैं उनके साथ अपना हाथ मिलाया है, और अभी भी संघर्ष इस क्षेत्र में जारी है। अभी तक हमने जिन विभिन्न आंदोलनों को समझने की कोशिश की, उसमें हमने पाया महिलाओं का अहम रोल। यहाँ तक कि फिश या मत्स्य उद्योग के मामले में भी, मछलियों के शिकार के मामले में भी, मछुआरों की जीवन के मामले में भी महिलाओं का सहयोग NFF ने भरपूर लिया। महिलाएं इन सभी आंदोलनों में बड़ी महती भूमिका निभाती हैं। और आखिर क्यों नहीं? किसी एक परिवार की बुनियाद तो महिलाओं पर ही रहती है,
और ये सारे आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं किसी भी समाज की, परिवार की कितना महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन दुर्भाग्य से धरातल पर ऐसा नहीं महसूस होता, कम से कम महिलाओं को ये महसूस नहीं होता। और इसीलिए वर्ष दर वर्ष, काल दर काल महिला सशक्तिकरण की बात सामने आती है। महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। महिलाएं कमजोर हैं, इसीलिए उनके सशक्तिकरण की बात सामने आती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि यदि वो कमजोर हैं, कमजोर होते हुए भी उनकी जरूरत हम हर तरह के आंदोलन में महसूस करते हैं और वे पूरी सक्रियता से उसमें भाग भी लेती हैं और आंदोलनों की सफलता का कारण भी बनती हैं। तो अब हम आते हैं अगले मुद्दे पर, महिला सशक्तिकरण क्या मायने हैं, इससे हमारा क्या अभिप्राय है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाकर उनके प्रति होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने का प्रयास होता है। और किस मामले में मूल रूप से समकक्ष लाने का प्रयास? भेदभाव किसी तरह का ना हो, रोजगार के समान अवसर मिलें और वे अपनी परंपरागत प्रकृति के आवरण से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकें। वे अपनी परंपरागत प्रकृति के आवरण से, परंपरागत प्रकृति के अर्थ क्या हैं? ट्रेडिशनल रूप से महिलाएं जिस रूप में जानी जाती हैं, सरल, सौम्य, शांतिप्रिय, घरेलू, आदर्शवादी, पतिव्रता आदि आदि, न जाने कितनी उपमाएं महिलाओं को दी गई हैं। पर इन सब के पीछे ये भावना है कि महिलाएं पुरुषों से नीचे, पतिव्रता, पत्नीव्रता वाली बात हमने नहीं सुनी है। रोजगार की भी बात करें तो हम देखेंगे कि नीचे के स्तर पर, यानी असिस्टेंट मैनेजर या क्लर्क या स्कूलों की शिक्षा में, स्कूलों में अधिकतर महिलाएं हैं, बहुत प्रचुरता है। लेकिन जब जिम्मेदारी वाले पद हैं, चाहे वो प्राचार्य के हों, चाहे मैनेजर के हों, चाहे कोई अन्य जिम्मेदारी हो, फौज में लें या बैंकों में लें या प्राइवेट सेक्टर में लें या सरकारी नौकरियों में लें, सब जगह महिलाएं जिम्मेदारी के पद पर बहुत कम हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब नीचे उनकी संख्या, तादाद बहुत है, तो फिर ऊपर भी उसी अनुसार उनका प्रमोशन होना है। लेकिन ऐसा नहीं होता और उसके पीछे संभवतः नारियों को कुछ हद तक हीन दृष्टि से देखे जाने का असर दिखाई देता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि महिलाओं को अपनी परंपरागत प्रकृति से बाहर निकलें, उसके पर्दे से बाहर निकलें, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें अंततः महिला को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य रखा गया और इस प्रक्रिया को ही कहते हैं महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया। महिला को सशक्त करना, इतना सशक्त करना कि वह अपने पैर पर स्वयं खड़े हो सके। ये प्रयास उनकी योग्यता का सशक्तिकरण करता है। ये जो महिला सशक्तिकरण के तहत जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये महिलाओं की जो योग्यताएं हैं उनको, उनमें चार चांद लगाता है, उनको और मजबूत करता है, सभी तरह से उनको सशक्त करता है, ताकि उनकी अभिरुचि जो है, उनकी जो इच्छा है, उनका जो झुकाव है, वो सामने आए और वो अपनी इच्छानुसार जो करना चाहें उसे कर सकें। ये है संक्षिप्त में महिला सशक्तिकरण। संसाधनों का समुचित उपयोग
और परिवार एवं समुदाय में सहभागी संबंधों का पूरा लाभ उठाया जा सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में समान भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन संबंधी अधिकार। आप देखेंगे महिलाओं को पुरुषों की तुलना में सामान्यतया कम तनख्वाह मिलती है। काम उतना ही होता है, काम उतना ही कराया जाता है, पर उनकी तनख्वाह, उनकी जो आय है, मासिक आय, वो कम रहती है। ये जो असमानता है उसको हटाने का प्रयास, उसे दूर करने का प्रयास। दूसरी ओर आप ये भी देखेंगे कि महिलाओं से वे सारे कार्य किए जाते हैं जिसमें कोई कुछ आय नहीं होती। घर में पुरुष खाना नहीं बनाता, घर में महिला ही बनाएगी, लेकिन वही पुरुष बाहर जाकर कुक होकर खाना बनाएगा क्योंकि उसमें उसकी आय होती है। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें पुरुष बनाम महिला का अंतर बड़ा स्पष्ट है, और यह अंतर जो है वह पुरुष के पक्ष में है। महिलाओं के साथ बहुत असमान व्यवहार के अनेकों उदाहरण हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में इसके बहुत से उदाहरण मिलेंगे। तो इसलिए सशक्तिकरण से तात्पर्य है समान भागीदारी, समान काम के लिए समान वेतन, कानूनी रूप से सुरक्षा और प्रजनन के अधिकार। सशक्तिकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है, जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी साधनों को उपलब्ध कराया जाए। जागरूक किया ताकि उसके लिए सामाजिक न्याय और पुरुष महिला समानता, इसका लक्ष्य हासिल हो सके। पुरुष महिला समानता महिला सशक्तिकरण का सबसे अहम उद्देश्य है, समानता हर दृष्टि में। महिला सशक्तिकरण की जो राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना है, अर्थात उन्हें पुरुषों के समकक्ष लाने का भरसक प्रयास करना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। आखिर महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ी? महिला सशक्तिकरण संबंधी आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? ये अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। समय के साथ साथ महिलाएं शिक्षित होती गईं, समय के साथ साथ महिलाएं जागरूक होती गईं, समय के साथ साथ समाज की सोच भी बदलने लगी। परिणाम क्या होता है कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता धीरे धीरे महसूस की जाने लगती है। इस बात में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इस बात में निहित है कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें पुरुषों से निम्न स्तर का मानते हुए उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हमें पहले मानना पड़ेगा। यदि हम ये मानेंगे तभी हम महिला सशक्तिकरण के लिए सार्थक प्रयास करेंगे और सार्थक दिशा में बढ़ेंगे। तो महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों? इसकी आवश्यकता सबसे पहले तो इस बात पे है, इस बात में निहित है कि जीवन के हर क्षेत्र में हम उसे निम्न स्तर का मानते हुए उसके साथ भेदभाव करते हैं। इसके मायने क्या हैं? महिला सशक्तिकरण की आवाज़ बार बार क्यों उठाई जाती है और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिनों दिन नए नए काम हो रहे हैं? आखिर कारण क्या? उसके पीछे कारण केवल वही है जो मैंने कहा कि मानव प्रवृत्ति में ये बात घुसी हुई है कि महिलाओं का स्तर पुरुषों से नीचे है, पुरुषों के साथ समानता नहीं, और इसलिए भेदभाव बना रहेगा। इस भावना को तोड़ने के लिए
इस बात को आमूल चूल तरीके से निकालने के लिए मानव मन से ये आवश्यक है कि हम सशक्तिकरण की बात ही न करें, बल्कि उसे उस दिशा में प्रयास करते हुए ये सुनिश्चित करें कि महिलाएं जो हैं उनका जो स्तर है, बौद्धिक स्तर, शैक्षिक स्तर और अन्य जो उनके जो पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे पुरुष और महिलाओं में समानता असमानता को देखा जाता है, उस पर नज़र रखें और उस पर काम करें। वर्तमान में आवश्यकता और स्वरूप को लेकर, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और स्वरूप को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण सामने आते हैं। एक तो पहला कि महिला और पुरुष एक समान हैं। एक वर्ग का कहना है कि महिलाएं और पुरुष एक समान हैं, इसलिए व्यवहार में उनके प्रति समरूपता होनी ही चाहिए तथा उनके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। व्यवहार और स्वरूप में एक जैसे कानून की आवश्यकता पर बल देता है ये वर्ग। अब दूसरे वर्ग का क्या कहना है कि महिला पुरुष में कई भिन्नताएं हैं, महिलाएं पुरुष से कई रूप में भिन्न होती हैं, इसे एक तथ्य के रूप में मान लिया जाए। जैविकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महिला जो है उसे वो उसका एक विशिष्ट स्थान, उसको वो विशिष्ट है, कुछ उसमें कुछ विशेषताएं हैं। इन बिंदुओं को लेकर जैविकी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इन विशेषताओं को, इन विशिष्टता को हमें मानना होगा, स्वीकार करना होगा और उन्हें समान अधिकार और समान सुविधाएं उनके इस विशिष्ट गुणों को विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। आप समझ गए हैं इस बात को कि हमें मानना होगा कि महिलाओं में कुछ विशेषताएं हैं। हम प्रयास करें कि उन जो उनके जो ये विशेष गुण हैं इनको विकसित करें। ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी योजनाएं, ऐसे तरीके ईजाद करें कि उससे इनकी ये विशिष्टताओं का विकास हो। तो इस प्रकार ये दो अलग अलग दृष्टिकोण को लेकर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बहुत से प्रयास सरकारी, गैर सरकारी, कानूनन दृष्टि से और अन्य शिक्षा की दृष्टि से आदि भी हो रहे हैं। महिला के अधिकार और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1990 में संसद में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के लिए कानून बनाया। महिला सशक्तिकरण की जरूरत पर जब विचार नए नए आने लगे और विश्व रंगमंच पर भी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सोच के प्रति नज़रिया बदलने का जोर दिया जाने लगा और साथ ही भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो भारत में हमने देखा कि लगभग हमारे यहाँ जितने भी जन आंदोलन हुए हैं उसमें महिलाओं का योगदान बहुत अहम रहा है और कुछ आंदोलन तो ऐसे हैं जो महिलाओं के द्वारा ही चलाए गए। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की महत्ता को समझते हुए और बदलते सोच को देखते हुए, बढ़ती शिक्षा और शैक्षिक स्तर उसको देखते हुए फिर उसका ये परिणाम निकला कि अंततोगत्वा 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य क्या है? पहला, महिलाओं के अधिकार के लिए कार्य करना। दूसरा, उन्होंने उनको कानूनी अधिकार दिए जाने का प्रावधान करना, सुरक्षा आदि मामले में उनके कानूनी अधिकार उन्हें दिए जाएं। ये कानून अंततः 31 जनवरी 2092 को अस्तित्व में आता है और देश में एक राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के पक्ष को देखने के लिए, महिलाओं की समस्याओं को समझना और उसके निराकरण करने के लिए बनाया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साथ अब विभिन्न राज्यों में भी ऐसे महिला आयोग राज्य स्तर पर भी बनाए गए हैं
ताकि महिलाओं की पहुंच उस आयोग तक सरल हो। और वो जो आयोग हैं दिल्ली में बैठ के या देश की राजधानी में बैठ के महिलाओं की समस्याओं को अंदरूनी इलाके में उतना नहीं समझ सकता। हर क्षेत्र की अपनी क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं। इसके मद्देनज़र राज्य महिला आयोग भी गठित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये महिलाओं से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित जानकारी संक्षिप्त में। अब